जी अस्सलाम वालेकुम। पेपर शुरू करते हैं। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ASN A लेवल का वेरिएंट 2 है। S1 स्टैटिस्टिक का पेपर S1 मई जून 2023। आए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अ रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यूज -2, 2 एंड 3 इट गिव्स दैट। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें ये फंक्शन दिया हुआ है वेयर k इज़ अ कांस्टेंट। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें फंक्शन p ऑफ x दिया हुआ है k टाइम्स इंटू एक्स स्क्वायर -1। तो x की वैल्यूज़ उसने क्या दी हुई, ये सारी x की वैल्यूज़ है -2, 2 और 3। ये x की वैल्यूज़ हमने ले ली है। ये तमाम x की वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम ये पुट करते जाएंगे। -2 इसकी जगह आप पुट करें, फिर 2 इसकी जगह पुट करें, फिर 3 इसकी जगह पुट करें और इसे सॉल्व करें। 3 के सबका 3 के और 8 के आता है। इन सबको आप प्लस करें तो 14 के आता है। मगर प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है समेशन ऑफ p = 1 होता है। तो इस सब का सम हमारे पास 14k आया है। तो 14k = 1, तो k क्या निकल आएगा 1/14। तो जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ इसकी वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ 1/14 लगाएंगे तो 3/14 बढ़ जाएंगे एंड सो ऑन। इसको आप प्लस करके देखें तो 1 आता है। इसका मतलब हमारी ये वर्किंग ठीक है। बी पार्ट की तरफ जाते हैं। फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x। एक्सपेक्टेशन ऑफ x का जो फार्मूला होता है वो समेशन x p ऑफ x होता है। यानी हमें x और p ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है और फिर सम करना है। यानी x हमारे पास ये था और p ऑफ x ये था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इसको सम करें तो ये समेशन x p ऑफ x आ जाता है, यानी 24/14। और वेरिएंस के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर भी चाहिए होता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इक्वल है समेशन x स्क्वायर p ऑफ x के। यानी x p ऑफ x को दोबारा x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर p ऑफ x आता है। तो हमारे पास इसका सम 96/14 आ जाता है। तो ये वेरिएंस का जो फार्मूला है वेरिएंस ऑफ x का वो है समेशन x स्क्वायर, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। तो अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, वो ये आता है 96/14। यहाँ 96/14 लगा दें और एक्सपेक्टेशन ऑफ x हम निकाल चुके हैं 24/14, 24/14 और ऊपर होल स्क्वायर लगा के कैलकुलेट करें 3.92 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यूज़ तक आप इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। ये वेरिएंस हमारे पास आ जाता है। ये ए और बी पार्ट किया है हमने। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अ स्पोर्ट्स इवेंट इज टेकिंग प्लेस फॉर 4 days बिगिनिंग ऑन संडे। संडे को हमारा एक स्पोर्ट्स डे शुरू होता है और ये 4 days तक चलेगा। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन संडे इज दिस। अगर संडे को बारिश होती, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज संडे इज 0.4। ये हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। ऑन एनी सब्सिक्वेंट डे, और इसके बाद द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन 0.7। 0.7 प्रोबेबिलिटी है अगर, यानी फर्स्ट डे भी बारिश हुई और उसके बाद सेकंड डे भी बारिश हुई, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। इफ़ इट रेन ऑन द प्रीवियस डे, अगर प्रीवियस डे बारिश हुई है, अगर सेकंड डे बारिश हुई और उससे पहले वाले दिन भी बारिश हुई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। ऑन एनी सब्सिक्वेंट डे, बाद वाले दिन, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन, संडे के बाद के दिन की बात करें, संडे को बारिश होने की प्रोबेबिलिटी ये है और संडे के बाद वाले जो दिन हैं उनकी जो कुछ प्रोबेबिलिटी इस तरह से है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन, अगर बारिश होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, कंडीशन ये है इफ़ इट रेन ऑन द प्रीवियस डे, अगर प्रीवियस डे भी बारिश हुई तो फिर प्रोबेबिलिटी ये है। सेकंड डे भी बारिश हुई जबकि फर्स्ट डे भी बारिश हो तो ये प्रोबेबिलिटी। सेकंड डे बारिश हो इफ़ इट डज नॉट रेन ऑन द प्रीवियस डे, यानी सेकंड डे बारिश हो जबकि उससे पहले वाले दिन बारिश ना हो, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी ये है 0.2। तो ये हमने यहाँ लिख लिया है। अब ये है कि अगर संडे को बारिश होती है और संडे को ना बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 में से माइनस कर दें 0.6 आ जाती है। अगर सेकंड डे हमारी बारिश हुई है
और फर्स्ट डे हमारी बारिश से पहले वाले दिन बारिश नहीं हुई थी, तो हमने इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली कि सेकंड डे भी बारिश नहीं हुई जबकि फर्स्ट डे भी बारिश नहीं हुई थी, तो ये रेन सेकंड डे भी नहीं हुई, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करते हैं 0.8 निकल आती है, यानी कि it will not rain on the second day given that the first day is also not a raining day। तो इसी तरीके से probability of the second day not raining on the second day अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसमें से हम अगर माइनस कर दें तो 0.3 आ जाता है कि सेकंड डे बारिश नहीं हुई जबकि फर्स्ट डे बारिश हुई थी। तो ये हमारे पास एक डाटा आ गया है, तो इसको अब हम आगे यूज़ करना है, तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट रेन ऑन एनी ऑफ द 4 days ऑफ द इवेंट, यानी चारों दिन ही बारिश नहीं हुई, यानी फर्स्ट डे भी बारिश नहीं हुई एंड सेकंड डे भी बारिश नहीं हुई एंड थर्ड डे भी इज़ नॉट आ रेनिंग एंड नेक्स्ट फोर्थ डे इज़ आल्सो नॉट आ रेनिंग डे। चारों दिन ही बारिश नहीं हुई, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नॉट रेनिंग है 0.6, फर्स्ट डे बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6। फर्स्ट डे क्या था? संडे था, तो संडे को बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी है। अब सेकंड डे भी बारिश नहीं हुई, सेकंड डे भी बारिश नहीं हुई जबकि फर्स्ट डे भी बारिश नहीं हुई थी, यानी अब फर्स्ट डे बारिश नहीं हुई और सेकंड डे भी बारिश नहीं हुई, तो ये कंडीशन बनती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.48 है। नेक्स्ट डे भी बारिश नहीं हुई जबकि उसके प्रीवियस डे भी बारिश नहीं हुई। नेक्स्ट डे भी बारिश ना होना और उसके प्रीवियस डे भी बारिश ना होना कंडीशनली, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। और यहाँ भी देखें कि नेक्स्ट डे बारिश नहीं हुई जबकि उसके प्रीवियस डे भी बारिश नहीं हुई थी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। तो आप इसको एंड यानी कंसेक्टिव एंड हो तो इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं और इंटरसेक्शन हो तो मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाता है। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट डे ऑन विच इट रेन ड्यूरिंग द इवेंट इज ट्यूसडे। फर्स्ट टाइम जब बारिश हुई तो वो ट्यूसडे का दिन था। प्रोबेबिलिटी है द फर्स्ट डे इट रेन इज ट्यूसडे। अब आप इसका देखें कि प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि फर्स्ट डे जो आया ट्यूसडे का दिन था, यानी पहले संडे को इवेंट शुरू हुआ, संडे को भी बारिश नहीं हुई, हमने इसके ऊपर बार लगा दिया कि संडे को भी बारिश नहीं हुई, मंडे को भी बारिश नहीं हुई, संडे को भी बारिश नहीं हुई एंड मंडे को भी नहीं हुई एंड ट्यूसडे को जाकर बारिश हुई है। तो इसको अगर आप लिखना जाए तो फर्स्ट डे रेनिंग डे था, नॉट रेनिंग डे था, एंड सेकंड डे भी नॉट रेनिंग डे था मगर प्रीवियस डे भी रेनिंग नहीं हुई, एंड इसका मतलब ये बनता है कि ट्यूसडे को बारिश हुई जबकि प्रीवियस डे में भी कहीं बारिश नहीं हुई। अब फर्स्ट डे बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ निकाला हुआ है, फर्स्ट डे संडे को बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, और नेक्स्ट डे बारिश ना होना जब नेक्स्ट डे बारिश ना होना, मंडे को भी बारिश ना होना जबकि उसके प्रीवियस डे में भी बारिश ना होना, यानी यहाँ देखें कि नेक्स्ट डे भी बारिश ना होना जबकि उसके प्रीवियस डे भी बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो ये 0.8 हो गया। अब नेक्स्ट डे बारिश हुई ट्यूसडे को जबकि उसके प्रीवियस डे बारिश नहीं हुई, नेक्स्ट डे बारिश होना जबकि उसके प्रीवियस डे बारिश ना होना की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। ये ऊपर दी हुई थी उसने स्टेटमेंट दी हुई थी कि इसकी हमने यहाँ प्रोबेबिलिटी जो गिवन है वो लगा दी है कि नेक्स्ट डे अगर किसी दिन बारिश होती है जबकि उसके प्रीवियस डे उसके प्रीवियस डे में बारिश नहीं हुई थी, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। इन सब को मल्टीप्लाई करें 0.096 ये आता है, या 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको लिख दिया। सी पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन ऑन द एग्जैक्टली 1 ऑफ द 4 days ऑफ द इवेंट। ये जो इवेंट चल रहा है उनमें से सिर्फ एक दिन बारिश हुई है, तो इसकी केसेस हमारे पास कई बन जाते हैं। एग्जैक्टली 1 day बारिश होना, इस इवेंट में सिर्फ एक दिन बारिश हुई है पूरे इवेंट में, वो फर्स्ट डे भी हो सकता है हमारा, बाकी तीनों दिन बारिश ना हो, ये भी एग्जैक्टली 1 day में आता है। सेकेंड डे बारिश हो इवेंट में और बाकी फर्स्ट और बाकी डेज में बारिश ना हो, ये भी एक ही दिन बनता है हमारा। और इसी तरीके से
हमारा थर्ड डे में बारिश हो बाकी दिनों में ना हो, और फोर्थ डे में बारिश हो बाकी दिनों में बारिश ना हो, तो आप इसको देखेंगे प्रोबेबिलिटी, इसको कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट डे बारिश होना, एंड इसकी बात करें तो सेकंड डे बारिश नहीं हुई जबकि फर्स्ट डे बारिश हुई, और इसकी बात करें तो थर्ड डे बारिश हुई जबकि उसके प्रीवियस डे में बारिश नहीं हुई, और फोर्थ की बात करें तो फोर्थ डे बारिश हुई जबकि उसके प्रीवियस डे बारिश नहीं हुई। तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। फर्स्ट डे बारिश होना 0.4 है, और सेकंड डे बारिश नहीं हुई जबकि फर्स्ट डे बारिश हुई, तो इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है प्रीवियस, तो वो यहाँ आप पुट कर दें तो 0.3 बनती है, और इसकी बाकियों की 0.8 बनती है, इसकी भी 0.8 बनती है। तो इसी तरीके से आप इनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट डे बारिश नहीं हुई, और सेकंड डे में जाएं तो सेकंड डे में बारिश हुई है जबकि प्रीवियस डे में बारिश नहीं हुई, और एंड सो ऑन। थर्ड डे बारिश नहीं हुई जबकि इसके प्रीवियस डे में बारिश हुई थी। थर्ड फोर्थ डे बारिश नहीं हुई जबकि इसके प्रीवियस डे में भी बारिश नहीं हुई थी। इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास सबकी मौजूद है, तो आप इनकी प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पुट करते चले जाएँ। तो ये सारा डाटा यहाँ दिया हुआ है। सेकंड डे में बारिश ना होना जबकि फर्स्ट डे में बारिश नहीं हुई, सेकंड डे में बारिश होना जबकि प्रीवियस डे में बारिश नहीं हुई, और सेकंड डे में बारिश नहीं हुई जबकि फर्स्ट डे में बारिश नहीं हुई। ये पीछे से डाटा हमने इसके जो बी पार्ट से ए पार्ट में ही बताया हुआ था, वहाँ से ये सारी चीज़ें गिवन है। तो ये उठाकर हमने सिंपली इसको पुट कर दिया यहाँ और कैलकुलेट किया है, तो हमारे पास 0.211 ये हमारा आंसर है। The following back-to-back stem and leaf diagram represent the monthly salary in dollar of 27 implies that each of two companies A and B। दो कंपनीज दी हुई हैं ए और बी, दो कंपनी दी हुई है, इनका स्टेम एंड लीफ दिया हुआ, स्टेम एंड लीफ की भी दी होती है, इन्होंने ये की भी दी हुई है। तो देखें 27, अगर जिस तरह ये लिखा हुआ 27 और 1, 27 और 1 का मतलब ये होगा यहाँ को 2710, यानी हमने यहाँ 27 लिखना है, 1 लिखना है और 0 अपनी तरफ से डाल देना है, ये इसका की है। अगर ये है 276 लिखकर आगे 0 डाल देना, तो ये इसकी की है। तो अब देखें निकालना क्या है हमने, फाइंड द मीडियन एंड द इंटर क्वार्टर रेंज ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज इन कंपनी ए। कंपनी ए की तरफ से हमने इसका मीडियन और इंटर क्वार्टर रेंज निकालनी है, यानी हमें मीडियन भी निकालना है, Q1 भी निकालना है, Q3 भी निकालना है। Q1 और Q3 इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इंटर क्वार्टर रेंज का फार्मूला Q3 माइनस Q1 होता है, तो Q1 और Q3 की वैल्यूज़ होनी चाहिए हमारे पास। मीडियन कैसे निकलता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ आइटम्स उसने 27 दिया हुआ, 27 ऑड होता है, तो जब ऑड हो तो n+1 ओवर 2th आइटम हमें करना पड़ता है मीडियन के लिए। तो मीडियन के लिए n+1 ओवर 2th आइटम जो है ये हमारा मीडियन है। एन हमारे पास 27 है, 27 + 1 28 बनता है, 2 से डिवाइड करें तो 40th वैल्यू बनती है हमारी। अब 40th वैल्यू ए में जाकर देखें तो यहाँ से आप काउंटिंग करें तो यहाँ जाकर हमारा 14 बनता है। तो 27 1 और आगे हमने 27 1 लिखकर आगे 0 लगाना होता है, क्योंकि ये की बता रही है हमें, ये की में बताया हुआ। इसी तरीके से हम Q1 अगर अपर लोअर क्वार्टल निकालना चाहते हैं या अपर क्वार्टल यानी क्वार्टल 3 निकालना चाहते हैं या थर्ड क्वार्टल निकालना चाहते हैं, तो इसका फार्मूला क्या, Q1 का n+1 ओवर 4th आइटम, और Q3 का क्या होगा 3 ओवर 4 n+1 1th आइटम। n क्या है हमारे पास 27, n क्या है 27, इसको सॉल्व करें 27 + 1 ओवर 4, ये बनता था 7th आइटम। 7th आइटम आप देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ये 26 और 1 और आगे 0 लगा देंगे, 26 1 और आगे 0। Q3 आप देखें कि ये बन जाता है 21st आइटम। 21st आइटम हमारे पास जो यहाँ बनती है वो 27 + 1 मल्टीप्लाई बाई 3 और 4 करें 21st आइटम बनती है। तो 21st आइटम हमारे पास ऊपर से काउंटिंग करें तो ये बनती है 4 पे आएंगे तो 28 और 4 आगे 0 लगाएंगे, 28 4 और आगे 0। ये Q3 आ गया हमारे पास इंटर क्वार्टर रेंज, Q3 माइनस Q1, Q3 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी और Q1 की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दी। इनका सिंपल डिफरेंस लिया तो 230 है, इतने डॉलर्स हमारी इंटर क्वार्टर रेंज निकलती है। इसकी इम्प्लाइज की ये सैलरी आती है हमारे पास।
जी पार्ट 2 है, पार्ट बी है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। लोअर क्वार्टल, मीडियन एंड अपर क्वार्टर। लोअर क्वार्टल, मीडियन एंड अपर क्वार्टर, यानी लोअर क्वार्टल Q1, मीडियन को आप Q2 कह दें और अपर क्वार्टल को Q3 कह दें। इन सब की वैल्यूज उसने दी हुई है हमें 2600 और 2690, 2780, यानी ये सारी Q1, Q2, Q3 की वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी हैं। इसकी बी की, ये बी की यहाँ पुट कर दिए Q1, Q2 और Q3 के। आप पीछे देखें तो हम Q1, Q2 और Q3 पार्ट ए में निकाल चुके हैं और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ए डाटा से अगर आप देखें यहाँ, तो आप देखें कि यहाँ ये मिनिमम वैल्यू ए डाटा से 250 और की के मुताबिक इधर हम 250 और 0 एक अपनी तरफ से लगाना होता है की के मुताबिक, और मैक्सिमम देखें तो 30, 301 और एक 0 अपनी तरफ से लगाना होता है। ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, और इसी तरीके से ये मैक्सिमम, ये मिनिमम बी में है और ये मैक्सिमम बी डाटा में। इसका बन जाएगा 2540 और इसका 3090, ये मैक्सिमम बनता है और ये मिनिमम बनता है। अब ये वैल्यूज अगर हम यहाँ सारी इसको ये रीराइट कर लिया, ड्रॉ टू बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट्स इन द सिंगल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन फॉर द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज एट कंपनी ए एंड बी। हमने इस एक ही चार्ट के ऊपर एक सिंगल डायग्राम हमने इसकी ए और बी की इसी पर ही हमने प्लॉट करनी है। आप देखें कि एक मैं प्लॉट करके आपको दिखा देता हूँ। ए की बात करें आप तो इसमें मिनिमम जो वैल्यू है 2500 है, 2500 आप यहाँ से शुरू कर दें 2500, और एक बॉक्स को आप 100 एज्यूम कर लें, और फिर एक बॉक्स को अगर आप 100 एज्यूम करते हैं तो एक स्मॉल बॉक्स आपको 10 के इक्वल है। तो उसके बाद आप ये हो गया मिनिमम और मैक्सिमम 3010। अब एक बॉक्स अगर 100 के रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमने 2500 से 3000 तक जाना है, तो ये 26 हो गया। 2500 से 2600, 2700, 2800, 2900 और 3000, और ये 3000 से हमने 10 मज़ीद जाना है। ये एक बॉक्स 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा मैक्सिमम हो गया पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट हो गया और ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया। अब हमने इसका Q1 ढूंढना है। Q1 आप यहाँ Q1 अगर आप लगाएंगे तो 26 और 10 बनता है। ये 26 और 10 ये बनता है, 26 यहाँ आता है, 10 मज़ीद एक ज़्यादा तो 26। और Q2 की बात करें तो 27 10 बनता है, 27 10 हमारा यहाँ आएगा, 27 10 यहाँ आएगा, 2700 ये है और 10 मज़ीद आगे है। तो इसको हम यहाँ ये ख़त्म कर देते हैं, और इसके बाद Q3 28 हमारा ये 40 मीन एक बॉक्स 10 को रिप्रेजेंट करता है। 1 2 3 4, ये 4 और जाएंगे तो ये Q3 आ जाएगा हमारे पास। और Q1 Q3 इसका एक बॉक्स बना देते हैं और मीडियन दरमियान में आ जाएगा, और ये मिनिमम और मैक्सिमम ये हमारे पास से एक ये हमारे पास एक बॉक्स एंड विस्कर्स, ये बॉक्स एंड विस्कर ये डायग्राम को प्लॉट करने का एक तरीका होता है। इससे हमें आइडिया होता है कि ये कितना स्क्यूड है, मीडियन से कितना ये ज़्यादा इसका ट्रेंड, ज़्यादा एरिया अपर क्वार्टल की तरफ है या लोअर क्वार्टल की तरफ है, ये मिड वैल्यू हमारी किस तरफ ज़्यादा ट्रेंड करती है। तो ये एक आइडिया लेना होता है हमने। अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से आप बी का भी यहाँ
आप बनाएंगे मिनिमम, यहाँ मैक्सिमम ये है और मिनिमम ये है, Q1 ये है और Q2 और Q3 ये है। इनको सिंपल आप एक बॉक्स बना देंगे और यहाँ से आप मिनिमम मैक्सिमम ये एक बॉक्स एंड विस्कस डायग्राम बन जाएगी आपकी। Component on whether the mean would be more appropriate measure than the median for comparing the given information for two companies। देखो इसका सी पार्ट है, वो कहता है दोनों कंपनीज में क्या बेहतर है कि हम मीन यूज़ करें या मीडियन यूज़ करें। तो जहाँ एक बहुत बड़ी एक वैल्यूज़ दी हो जरा हट के बाकी वैल्यूज से, तो हम मीडियन यूज़ करते हैं मीन के बदले। यहाँ आप ये देखें कि एक तमाम वैल्यूज़ दी हुई है मगर एक बहुत बड़ी एक वैल्यू दी हुई है यहाँ, तो कंपैरेटिवली इन वैल्यूज से वो बहुत बड़ी एक वैल्यू है। तो ये वैल्यू हमारी एवरेज को, अगर हम एवरेज लेंगे तो एवरेज को हमारी डिस्टर्ब कर देगी, तो बेहतर है हम मीडियन यूज़ करें। तो देन मीडियन बिकॉज देयर इज़ एन एक्सट्रीम वैल्यूज़ फॉर द कंपनी बी की एक एक्सट्रीम वैल्यूज़ 3090 है। दिस वुड रेज द कॉम्पैक्ट एवरेज, ये हमारे एवरेज पे अच्छा एक असर डाल सकती है, जो इसको फ़र्क काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़र्क आ जाएगा। तो ये मीडियन जो है ये मज़ीद बेहतर है, मुनासिब है मीडियन से, मीडियन जो है ये मुनासिब है मीन से, क्योंकि जो एक वैल्यू हमारी बड़ी हट के आई हो तो फिर हम मीडियन यूज़ करते हैं बजाय ये कि हम मीन यूज़ करें। A fair 5-sided spinner has sides label 1 2 3 4 5। एक स्पिनर है, यानी इस तरह से कुछ हमारे पास बना हुआ है। ये एक स्पिनर है 1 2 3 4 5। हम इसको घुमाते हैं तो ये किसी जगह पे भी आकर रुक सकता है। वो कहते हैं कि इसको बार बार घुमाते जाएं, कोई n नहीं दिया हो, n इसमें अननोन है। जब n अननोन हो तो वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारे पास। तो वो कहता है कि a fair sided spinner has sides label 1 2, इस पर अप टू 5 नंबर लगे हुए हैं। द स्पिनर इज स्पन रिपीटेडली until a 2 is obtained। जब तक 2 नहीं आता तो आप इसको घुमाते चले जाएं, यानी 2 आने की प्रोबेबिलिटी आगे वो दे रहा है कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी आप देखें 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 है। 5 में से एक दफ़ा 2 आना है तो 1/5 है। 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। तो वो कहता है कि इसको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें कि वो 4th टाइम पर आपके पास 2 आया, यानी 4th टाइम ये जब जीपी हो अन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो और हमारे पास एन अननोन हो तो वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x जब हो q रेज़ टू पावर x माइनस 1 और p होता है x, यहाँ उसने 4 दिया हुआ है हमें, q 4/5 है और p 1/5 वैल्यूज पुट करके हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। अगर वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 5, यानी 6th ट्रायल से पहले 6th ट्रायल से पहले वाला ट्रायल जो है वो 5th ट्रायल है। तो इसको अगर आप इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ के इसका फार्मूला होता है 1 माइनस q रेज़ टू पावर k। अगर k इज इक्वल टू या लेस देन या x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू k हो तो ये लगाते हैं। इसको इक्वल टू कन्वर्ट करने में प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6 कह दें या प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5 कह दें। तो जब इक्वल लगेगा तो ये 6 जो है 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इस तरह हो ये k की वैल्यू पे अब 5 आ गया, तो जहाँ जहाँ k वहाँ 5 लगा दें, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 ट्रायल से पहले 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है 2 fair 5-sided spinner each। ये सेकंड लास्ट पार्ट है इसका। 2 fair 5-sided spinner each with sides label। वो एक स्पिनर है जिस तरह मैंने बताया कि उस पर 1 से लेकर 5 तक लगा हुआ है नंबर, और हमने इसको स्पन करना है एट द सेम टाइम। इफ़ द नंबर, इसको 2 टाइम्स आपने स्पन करना है। तो ये टेबुलर एक फॉर्म बन जाती है जब आप 2 टाइम्स स्पन करते हैं। तो एक दफ़ा आपने स्पन किया तो उसमें से कोई 1 2 3 4 5 आ सकता है। दूसरी स्पन किया है तो इसमें से 1 से लेकर 5 तक कुछ भी आ सकता है। तो कहता है कि अगर तो इफ़ द नंबर आर ऑब्टेन आर इक्वल, अगर दोनों
पे सेम नंबर आता है, जिसमें 1 1 आ गए या 2 2 आ जाए या 3 3 आ जाए तो आपने उसको 0 कहना है। अदरवाइज द स्कोर इज़ हायर नंबर माइनस द लोअर नंबर। अगर इसमें सेम नहीं आता, यानी एक पे 3 आ गया और एक पे 1 आ गया, तो 3 में से बड़े में से छोटा नंबर निकाल दें। एक में से सपोज आपके पास 4 आ गया, एक में 2 आ गया, तो बड़े में से छोटा नंबर निकाल दें। 4 माइनस 2 2 बचता है, एंड सो ऑन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर इज ग्रेटर देन 0 गिवन दैट द स्कोर इज नॉट इक्वल टू 2। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने के आपके पास ग्रेटर देन 0 स्कोर आया है और उसमें 2 शामिल नहीं है, 2 के अलावा, ये कंडीशन है। अब देखें, पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। ये कंडीशनल एक प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 गिवन दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 2। हमने इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले हमने बना दी। यहाँ 0 से लेकर हमारा मैक्सिमम 4 तक नंबर है, 0 से 4 तक। 0 पीछे आए, कितनी दफ़ा आया है? 0 5 टाइम्स अकर हुआ है, तो 5/25, 25 में से 5 टाइम अकर हुआ है, और 1 8 टाइम्स अकर हुआ है 25 में से, एंड सो ऑन। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बन गई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने इस बात की निकालनी है कि 0 से बड़ा नंबर आया है जबकि 2 के अलावा। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन हम इसका कर लेते हैं। 2 से बड़ी आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 बनती है, जबकि कंडीशन ये है कि 2 नहीं आया, तो हमने 2 इसमें शामिल नहीं किया। 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी ये है कि आप 2 के अलावा, यहाँ 2 आने की प्रोबेबिलिटी ये है, 2 के अलावा आप सारी प्रोबेबिलिटी को प्लस कर लें, या ऐसा करें कि 1 में से ये प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें, 1 में से ये 2 आने की प्रोबेबिलिटी आप माइनस कर दें, या इन तीनों को, चारों को प्लस कर दें, एक ही बात है। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी ये है ग्रेटर देन 0, 0 शामिल नहीं है, 2 हमने शामिल नहीं करना, नॉट इक्वल टू 2 है कंडीशन में, और 3 आने की प्रोबेबिलिटी ये है, और 4 आने की प्रोबेबिलिटी ये है, और इन 3 को हमने प्लस किया ऊपर और इससे हमने डिवाइड कर दिया। 14/19 ये हमारा आंसर है। डी पार्ट है, फॉर 9 रैंडमली चूजन स्पिन्स ऑफ 2 स्पिनर्स, यानी 2 स्पिनर्स को हमने घुमाया है एक ही दफ़ा, और उसका जो डाटा हमारे पास आता है वो ये आता है। एक स्पिनर को घुमाया, दूसरे स्पिनर को घुमाया, और ये हमारे पास डाटा है। और वो कहते हैं इस तरह हमने दोनों को एक ही दफ़ा 9 टाइम्स घुमाया है, तो 9 टाइम्स हमने ऐसा किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर इज़ ग्रेटर देन 2। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें कि उसका स्कोर ग्रेटर देन 2 आता है, यानी 2 से ग्रेटर स्कोर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/29 प्लस 4/25 प्लस 2/25, यानी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2 आने की प्रोबेबिलिटी 6/25 है, और ग्रेटर देन 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 6/25 इज इक्वल टू 19/25। 1 में से लेस कर दें तो ये आ जाती है। तो ऐसा हमने 9 टाइम्स उसको, दोनों सेट को 9 टाइम्स हमने घुमाया है। तो आप ये देखें कि n हमारे पास 9 हो गया, और 2 से ज़्यादा इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ग्रेटर देन 2 स्कोर आए, 2 स्कोर आने के से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास 6/25 है, और ऐसा कम से कम 3 टाइम्स ऐसा हुआ है। तो मोर देन 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की। तो इससे बेहतर है हम लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, क्योंकि ये ज़्यादा है ये काम है। तो 1 में से माइनस करेंगे लेस देन 3 की, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, क्योंकि n हमारे पास गिवन है। तो अब NCX P ऑफ x Q n माइनस एक्स, ये करते जाएंगे, NCX P ऑफ x Q n माइनस एक्स एंड सो ऑन। ये फार्मूला हम लगा रहे हैं इसका, NCX P ऑफ x Q n माइनस एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x। तो
यहाँ जब आप 0 लगाएंगे n 9 है, p की वैल्यू हमारे पास 6/25 है, q की 19/25 है, यहाँ आप लगाते जाएंगे। फिर पहले x की जगह 0 लगाएंगे, फिर x की जगह 1 लगाएंगे, फिर x की जगह आप 2 लगाएंगे, तो ये और p और q की वैल्यूज लगाएंगे और कैलकुलेट करके 1 में से माइनस कर दें तो 0.371 बनता है। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की आ जाती है। The length of western bluebirds are normally distributed। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास एक क्वेश्चन है। मीन ये है एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ये है। रैंडम सैंपल ऑफ 150 ऑफ दीज बर्ड्स इज सिलेक्टेड। अब n हमारे पास 150 दिया हुआ है। रैंडमली हमने 150 का सैंपल लिया। 150 ग्रेटर देन 30 में आता है और जब ग्रेटर देन 30 है तो वैसे भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। हाउ मैनी ऑफ दीज 150 बर्ड्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव द लेंथ बिटवीन दिस एंड दैट। तो अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी इसके और इसके बिटवीन। मीन ये है, स्टैंडर्ड डिवीजन ये एंड ये है, ऊपर डाटा दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी हमने इन दोनों के बिटवीन की निकालनी है। ये x की वैल्यूज होती है। इसको z में पहले कन्वर्ट करेंगे, थ्रू आउट मीन माइनस कर देंगे और सिग्मा से डिवाइड कर देंगे जी। प्रोबेबिलिटी हमने x बिटवीन 15.4 और 16.8 के बिटवीन हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले x को z में कन्वर्ट करेंगे, x माइनस मीन ओवर सिग्मा करेंगे तो ये z बन जाएगा। तो इसमें से मीन को माइनस किया तो सब में से ही मीन को माइनस करना पड़ेगा, सिग्मा से डिवाइड किया तो सबको ही सिग्मा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास z बन जाता है। x माइनस मीन ओवर सिग्मा की वजह से z बन जाता है। मीन और सिग्मा की वैल्यू लगा दें, मीन और सिग्मा की वैल्यू लगा दें। x हमारे पास ये है और दूसरे x की वैल्यू हमारे पास ये है। तो प्रोबेबिलिटी को हम ये कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाता है। तो जब ये इस तरह की फॉर्म हो हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बिटवीन z बिटवीन a एंड b हो, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब देखें कि यहाँ z हमारा लेस देन नेगेटिव वैल्यू है। जब हम इससे पॉजिटिव करना चाहेंगे तो 1 में से माइनस करेंगे, क्योंकि z हमारा लेस देन पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए तो ही हम इसे 5 कह सकते हैं। ये z हमारा एक पॉजिटिव वैल्यू लेस देन पॉजिटिव वैल्यू है तो हमने इसको भी 5 कह दिया। जब 5 बन जाए तो इसको टेबल से देख सकते हैं हम। इसकी वैल्यू टेबल से देखेंगे तो ये आती है और 1 माइनस करके कैलकुलेट करें तो 0.6581 आता है। तो हम उसने कहा था कि ये हमारी निकालना है, एक्सपेक्टेशन निकालनी है हमने। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है n इंटू पी होता है। प्रोबेबिलिटी हम यहाँ निकाल चुके हैं। n हमारे पास 150 है। 150 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 99 आता है। The length of eastern bluebirds are normally distributed with mean this and the standard deviation। ये सिग्मा दिया, वैल्यू नहीं दी, ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इट इज known that 72% of eastern bluebirds have the length greater than 17.1 centimeter। अब ये x is normally distributed to the normal x is approximated to the normal distribution है और हमने निकालना ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 17.1 यानी x इज लेंथ इज ग्रेटर देन 17.1। इस बात की प्रोबेबिलिटी जो 72% का मतलब प्रोबेबिलिटी ही होता है। ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.72, 100 से डिवाइड करेंगे 0.72 बन जाता है। तो इसको z में पहले कन्वर्ट करना होता है। x माइनस मीन ओवर सिग्मा करेंगे। यहाँ माइनस से मीन किए, मीन माइनस किया, सिग्मा से डिवाइड किया, तो इधर भी मीन माइनस करेंगे, सिग्मा से डिवाइड करेंगे। मीन दिया हुआ है उसने और 18.4 और सिग्मा उसने अननोन है, सिग्मा की जगह सिग्मा ही रहने देंगे और ये z बन गया हमारे पास। z इज ग्रेटर देन है तो ये नेगेटिव वैल्यू है। इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए फ्लिप करेंगे तो ये फ्लिप करने से ये नेगेटिव और कैंसिल हो जाएगा। z इज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू है तो जब इसे फ्लिप करेंगे ये लेस देन हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा फ्लिप करने से। जब z इज लेस देन पॉजिटिव वैल्यू हो, 1.3 पॉजिटिव है तो सिग्मा भी पॉजिटिव ही होता है ऑलवेज। तो ये सारी पॉजिटिव ही वैल्यू होती है हमारे पास।
तो इसको हम फाई कह सकते हैं। तो इसको हम इस प्रोबेबिलिटी की जगह फाई आ जाएगा। तो इसको आप देखें कि 1.3 डिवाइडेड बाय सिग्मा है। फाई को उस तरफ ले जाएं तो फाई इनवर्स हो जाता है। आप 0.37 को आप टेबल से देखेंगे 0.583 वैल्यू आती है। सिग्मा उधर जाकर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर इससे जब आप 1.3 को इससे डिवाइड करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको रीराइट किया और ये इधर जाकर डिवाइड होगा तो सिग्मा हमारे पास निकल आता है। हमने सिग्मा ही फाइंड आउट करना था। A random sample of 120 ईस्टर्न ब्लू बर्ड्स। ईस्टर्न ब्लू बर्ड्स हमें 120 दिया हुआ, यानी N120 दिया हुआ। यूज अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फीवर देन 80 ऑफ दीज 120 ब्लू बर्ड्स। फीवर देन 80 मीन लेस देन 80, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हैव लेंथ ग्रेटर देन 17.1 सेंटीमीटर। 17.1 सेंटीमीटर से ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी जो है वो उसने पीछे हमें 17.1 से ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी 72% दी हुई है। 72% हमारे पास प्रोबेबिलिटी P 0.72 है, और 1 में से लेस करेंगे Q निकल आएगा। वी अप्रोक्सीमेट द नॉर्मल टू द बाइनोमियल, क्योंकि हमारे पास n ग्रेटर दैन 30 है और P और Q अप्रोक्सीमेट टू ईच अदर है, तो हम मीन NP यहाँ से निकाल सकते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल को कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके लिए हमें मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए होता है। मीन का फार्मूला NP होता है और स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर रूट ऑफ NPQ होता है। यहाँ वैल्यू सिंपल पुट की, हमने मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकलाया, ये आगे काम आएगा। और प्रोबेबिलिटी हमने निकालना थी फीवर देन लेस देन 80। इसको जेड में करने के लिए कन्वर्ट मीन से माइनस करेंगे, सिग्मा से डिवाइड, इधर भी मीन से माइनस सिग्मा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जेड हमारे पास आता है, ये मीन एक्स मीन और सिग्मा, एक्स मीन और सिग्मा आ जाता है। इसको सिंपल हम कैलकुलेट करेंगे। ये जेड लेस देन है, नेगेटिव वैल्यू, इसको फ्लिप करेंगे तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, मगर हमें लेस देन चाहिए होता है पॉजिटिव वैल्यू से। 1 में से लेस करेंगे तो इसे जेड लेस देन लिख सकते हैं हम। जेड लेस देन एक पॉजिटिव वैल्यू, इसे 5 कर सकते हैं हम। इस 5 की वैल्यू को हम टेबल से देखेंगे तो ये आ जाता है। 1 में से लेस करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। इन अ ग्रुप ऑफ 25 पीपल्स देयर आर 6 स्विमर्स, 8 साइकिलिस्ट एंड 11 रनर्स। ये 25 पीपल्स दिए हुए हैं, उनमें से 6 स्विमर्स हैं, 8 साइकिलिस्ट हैं और 11 रनर्स हैं। इनको हमने राइट डाउन कर लिया। ईच पर्सन competes in only one of these sports। हर पर्सन एक ही स्पोर्ट्स में हिस्सा लेगा, वो एक पर्सन 2 स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकता। अ टीम ऑफ 7 पीपल इज सिलेक्टेड। 7 लोगों की हमने टीम बनानी है। कंडीशन ये है कि इन 25 पीपल्स में से 7 लोगों की जो आपने टीम बनानी है टू टेक पार्ट इन कंपटीशन। कंडीशन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच द टीम ऑफ 7 कैन बी सिलेक्टेड इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 स्विमर। कि स्विमर एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा, 6 में से सिर्फ एक स्विमर आपने उठाना है। एटलीस्ट 4 साइकिलिस्ट कम से कम 4 होने चाहिए। एट मोस्ट 2 रनर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 रनर होने चाहिए। 2 से ज़्यादा रनर नहीं होने चाहिए, एक हो जाए या एक भी ना हो। जब आप 2 रनर लेंगे तो साइकिलिस्ट 4 होंगे, एक स्विमर होगा, तो ये 7 कंप्लीट हो जाते हैं। जब रनर कम करेंगे तो साइकिलिस्ट को, स्विमर को आप बढ़ा नहीं सकते, तो फिर साइकिलिस्ट को आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 4 होने चाहिए। 4 से बेशक ज़्यादा ज़रूर हो जाए, और ये 2 से बेशक कम हो जाए, और ये 1 से भी बेशक कम हो जाए। ये 1 से कम करेंगे 7 कंप्लीट करने, तो फिर 6 आपको साइकिलिस्ट लेने पड़ेंगे। ये हम बढ़ा नहीं सकते, ये एग्जैक्टली 1 ही है। तो ये तमाम केसेस बनते हैं, 3 केसेस बनेंगे। तो इसके वेज कितने बनते हैं कि अगर 6 स्विमर हों, 8 साइकिलिस्ट हो, 11 रनर्स हों, तो 6 स्विमर्स में से एक स्विमर आप चूज़ कर सकते हैं। 8 साइकिलिस्ट में से आप 4 साइकिलिस्ट चूज़ कर सकते हैं, और 8 रनर्स में से 2 रनर्स आप चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से 6C1, 8C4, 11C2, ये
कैलकुलेट करने से 23,100 बनता है। और इसी तरीके से आप इसको करेंगे तो ये, और ये इस केस में इतने केसेस बनते हैं, इन तमाम को प्लस करेंगे तो इतने 2, 6, 9, 6 और 4, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज बनते हैं। इस तरीके से हम 7 लोगों को किस तरह से चूज़ कर सकते हैं इस कंडीशन के मुताबिक। फॉर अनदर कंपटीशन, a team of 9 people consists of 2 swimmers, 3 cyclists and 4 runners। टीम जो है 9 पीपल पर कंसिस्ट करती है, 3 में से 2 जो हैं वो स्विमर हैं, 3 साइकिलिस्ट हैं और 4 रनर हैं। द टीम मेंबर स्टैंड्स इन लाइन फॉर अ फोटोग्राफ। ये जो टीम है ये एक लाइन में खड़ी है। हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ द 9 पीपल्स। इनके कितने तरीक़ों से हम इनको खड़ा कर सकते हैं। कंडीशन ये है, इफ़ द स्विमर स्टैंड टुगेदर, स्विमर इकट्ठे खड़े हों, साइकिलिस्ट आल्सो स्टैंड टुगेदर, रनर्स स्टैंड टुगेदर, रनर्स भी इकट्ठे खड़े हों, तो ये आपस में ये चेंज हो सकते हैं एक दूसरे के इधर उधर, ये आपस में इधर उधर खड़े हो सकते हैं और ये आपस में, मगर रहेंगे इकट्ठे ही। और ये भी हो सकता है ये इधर आ जाएं, रनर्स स्विमर से पहले खड़े हो जाएं और स्विमर साइकिलिस्ट से बाद में खड़े हो जाएं, इस तरह से भी केसेस बन जाएंगे। तो इसका ये तरीका ये है कि ये आपस में कितने तरीक़ों से चेंज हो सकते हैं। तो नया केस बन जाएगा ये 2 फैक्टोरियल, ये कितने तरीक़ों से 3 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल, ये आपस में शफल कर सकते हैं मगर रहेंगे इकट्ठे ही। तो ये इतने केसेस बनते हैं ये, और ये आपस में भी सेट चेंज हो सकते हैं। ये स्विमर इधर आ जाएं और साइकिलिस्ट इधर आ जाएं, सोन ये 1, 2, 3 है तो 3 फैक्टोरियल ये बन जाएगा। इन तमाम को कैलकुलेट करें 1728, इतने वेज से ही हम इनको खड़ा कर सकते हैं। How many different arrangements are there if 9 people, if none of the cyclists stand next to each other। अब वो कहता है कि इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि साइकिलिस्ट 2 इकट्ठे कहीं भी खड़े ना हो, यानी स्विमर है तो स्विमर से पहले और स्विमर के बाद में साइकिलिस्ट आ सकता है, और फिर नेक्स्ट फिर स्विमर हो और इसके बाद में आ सकता है, और रनर 2 रनर के दरमियान में आ जाएं साइकिलिस्ट, मतलब कंबाइन नहीं होंगे। तो आप देखेंगे साइकिलिस्ट स्विमर्स और रनर्स के दरमियान में यहाँ कुछ स्पेसिस हैं जहाँ ये साइकिलिस्ट आ जाएं तो ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है कि साइकिलिस्ट वो गेट टुगेदर खड़े नहीं हो सकते। तो ये कितने स्पेसिस हैं यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्पेसिस हैं। 7 स्पेसिस में से 3 साइकिलिस्ट किसी भी जगह पे खड़े हो सकते हैं, तो वो इतनी केसेस बनेंगे अरेंजमेंट के मुताबिक। और बाकी ये भी आपस में जगह चेंज कर सकते हैं, जैसे चाहे चेंज करें ये जगह, मगर ये साइकिलिस्ट छोड़ के, एक साइकिलिस्ट छोड़ के दूसरे साइकिलिस्ट की स्पेस में जो स्पेसिस हैं तो ये आपस में चेंज कर सकते हैं। ये आपस में साइकिलिस्ट चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ स्पेसिस हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टोरियल ये बनता है क्योंकि इनकी भी शफलिंग होनी है। और ये जो स्पेसिस हैं 7 में से 3 स्पेसिस इन्होंने ऑक्यूपाई करनी है, जैसे चाहे ऑक्यूपाई करें, तो ये टोटल नंबर ऑफ़ केसेस ये बन जाते हैं। नहीं, ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेपर इंशाल्लाह इसके बाद शुरू करेंगे।